तो एक क्वेश्चन पहले देखते हैं। नवनीत, आपका आवाज उधर से आ रहा है। यस सर, बगल में मोबाइल यूज हो रहा है। अच्छा, और म्यूट कर लेंगे ना उधर से, केवल मेरा मेरा आवाज जाएगा। हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो एक जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर ए प्रिज्म केप्ट इन एयर it is found that for an angle of incidence 60 degree, the angle of prism दिया हुआ है a, angle of deviation del and angle of emergence e becomes equal, find the refractive index of the prism। ओके, ऐसे कह रहा है। ये एक प्रिज्म है आपका, और ये a है, ये b है, और ये क्या है आपका c है, और ये जो दिया हुआ है, ओके, ये प्रिज्म एंगल दिया हुआ है आपका। प्रिज्म एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए बोला हुआ है, और जो प्रिज्म डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोला गया है यहाँ पर डेल बोला गया है। ओके, और आपको ही पता है ऐसे दिया हुआ है, जैसे इंसिडेंट रे आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका I1 है। ओके, तो I1 का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो ऐसे आएगी। ओके, और फिर इस पे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये दूर जाएगी ऐसे। ओके, तो ये इमर्जिंग एंगल होता है। तो ये बोला है, इसको आपको I2 बोलते हैं ना हम लोग, तो इसको E भी बोला जाता है। ओके, और ये I1 है, ये I2 है आपका, ठीक है। और तो क्वेश्चन में ये बोला है आपका कि ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग बोल दे रहा हूं। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये जो I1 का जो वैल्यू है 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो E का वैल्यू है, इसको I2 हम लोग बोलते हैं, इसका वैल्यू, डेल का वैल्यू और A का वैल्यू बराबर है। मतलब डेल इज इक्वल टू A इज इक्वल टू I2 के, I2 ये बराबर है। मतलब अगर किसी एक का वैल्यू अगर पता हो जाए तो सबकी वैल्यू पता हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रिज्म डेविएशन जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रिज्म एंगल जो है और I2 का जो वैल्यू है ये बराबर है। अगर डेल का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है तो ए का भी वैल्यू 30 डिग्री होगा, I2 का वैल्यू भी 30 डिग्री होगा, मतलब ई का वैल्यू 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको म्यू का वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो तुरंत आपको पता है कि प्रिज्म के केस में दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर ये दो फॉर्मूला यूज करते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और डेल का वैल्यू क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहाँ पर अगर डेल का वैल्यू देखें तो क्या है, I1 प्लस I2 माइनस A है। ओके, हाँ, I1 प्लस I2 माइनस A है। तो डेल का वैल्यू यहाँ पर डेल ही लिख दे रहा हूँ। ओके, डेल इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस ये I2 का वैल्यू और माइनस यहाँ A। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डेल इज इक्वल टू A इज इक्वल टू I2 के बराबर है, I2 को E भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो अगर ये जितना एंगल है ये तो कट जाएगा कि नहीं, मतलब डेल का वैल्यू क्या है 60 डिग्री आ रहा है, मतलब डेल का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो जब डेल का वैल्यू 60 डिग्री है तो ए का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और जब ए का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो I2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, क्योंकि I2 और A बराबर है, I2 को E भी बोलते हैं हम लोग, तो ये तो कट जाएगा, हमारा डेल का वैल्यू I1 के बराबर, और I1 का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब आपका डेल का वैल्यू 60 डिग्री, तो A का वैल्यू 60 डिग्री, I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों फाइंड आउट ऐसा किए, है ना, I2 का वैल्यू 60 डिग्री, A का वैल्यू 60 डिग्री, और डेल का भी वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री है। तो याद रखना, अभी बताया था कि यहाँ पर I2 का भी वैल्यू 60 डिग्री है, I1 का भी वैल्यू 60 डिग्री है, और याद रखना फॉर मिनिमम डेविएशन,
मिनिमम डेविएशन का जो हम लोग केस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, I1 इज इक्वल टू IT होता है। कितना ये आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। I1 का भी वैल्यू 60 डिग्री और I2 का भी वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब मिनिमम डेविएशन का केस है। और मिनिमम जब डेविएशन का केस है तो म्यू के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो बस इसमें फॉर्मूला में पुट कर देना है तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहां से ये पता लगाना था कि I1 और I2 का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है मिनिमम का केस है मिनिमम डेविएशन का, और जब मिनिमम डेविएशन का केस है तो ये तो रिलेशनशिप लगा ही सकते हैं। तो यहां से साइड में लिख दे रहा हूं, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन डेल एम के जगह ए पुट कर दे रहा हूं, सिंपल सी बात है 60 डिग्री पता है 60 डिग्री, तो 120/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और ये साइन A/2 मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे √3/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, मतलब म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ये 1.73 जो भी है, √3 का जो वैल्यू है, मतलब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो और नहीं इसमें आए तो पूछो। मतलब इसमें सोचने वाली बात क्या थी, यहां पर थोड़ा सा तो ये याद रखो इनडायरेक्टली ये, अब स्टूडेंट यहां पर आकर के जानते हैं क्या करेंगे, म्यू निकालने के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करने लगे, या कितने स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये कब लगाते हैं किस केस में लगाते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब मिनिमम डेविएशन और ए के साथ म्यू का रिलेशनशिप होता है, तब ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये मिटा दूं मैं, ओके ओके। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे इसमें। एक क्वेश्चन और है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन सेंड कर दूंगा बाद में। एससी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन भी है और आपको आया भी है क्वेश्चन ये। जैसे ऐसे दिया हुआ है, और कल मैं बताया भी हूँ थीन प्रिज्म का केस बताया हूँ, I1 का वैल्यू बहुत कम होता है, I2 का भी वैल्यू बहुत कम होता है, और R1 R2 का भी वैल्यू बहुत कम होता है। तो डेल का रिलेशनशिप क्या आप देखे थे, ये डेल का क्या होता है फॉर्मूला, म्यू -1 इंटू ए आता है कि नहीं थीन प्रिज्म के केस में, है ना। फॉर थीन प्रिज्म, ओके, तो ये केस मैं कल बताया भी था, तो इसका भी यूज है। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, थीन प्रिज्म के केस में, मतलब जब एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू सिंगल डिजिट में हो, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री लेस देन 10 डिग्री हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। क्योंकि साइन I1 के जगह हम सिंपली I1 पुट कर देते हैं, एकदम वही है, और डेल का वैल्यू आ जाता है आपको I1 + I2 - ए लगाते हैं तो यही फॉर्मूला आ जाता है, डेल का वैल्यू म्यू -1 इंटू ए आ जाता है। ओके, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ है आपको 4 डिग्री, जैसे 4 डिग्री यहाँ पर दे तो आप समझना कि ये थीन प्रिज्म है ना। जब थीन प्रिज्म है तो मेनली काम होता है प्रिज्म का, टारगेट में इतना जानो, ये लाइट रे जो पास करेगी उसके रास्ते को चेंज कर देता है, डेविएट कर देता है उसके पाथ को। ओके, तो डेविएशन ये कितना प्रोड्यूस करेगा, कोई लाइट रे जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है ए हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म व्हिच एपेक्स एंगल भी इसको बोलते हैं 4 डिग्री दिया हुआ है,
एंड देन स्ट्राइक ए वर्टिकल मिरर एम एज शोन इन द फिगर। ऐसे बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल ऐसे रे आ रहा है, ओके, और यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है ना, और ये डेविएट हो गया ऐसे। सिंपल सी बात है, ऐसे डेंसर से रेयर में जाएगी तो परपेंडिकुलर से दूर भागेगी, ओके। तो बोला है जाना चाहिए था इसको इधर और जाने लगी रे इधर, तो डेविएशन तो यही हो गया ना, डेल का वैल्यू। तो आपको ही पता है डेविएशन कितना प्रोड्यूस करेगा ये आपका प्रिज्म, म्यू, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। हाँ, for the ray to become horizontal after reflection find the angle by which the mirror must be rotated, और म्यू का वैल्यू इसमें दिया हुआ है आपको, म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, चलो ग्लास प्रिज्म बोला है, ग्लास शायद प्रिज्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1, और ए की जगह कितना लिखेंगे 4 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये 0.5 और ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री होगा। मतलब ये प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस करेगा डेल का वैल्यू कितना होगा 2 डिग्री हो जाएगा, और 2 डिग्री हो जाएगा तो ये तो आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का केस आप पढ़ते भी हैं कि ये 2 डिग्री है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा आपका 2 डिग्री होगा, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी 2 डिग्री होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्लेन मिरर को, ये प्लेन मिरर आपका है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को कितने एंगल से रोटेट कर दिया जाए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सा रे है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये जो नॉर्मल लिखे हैं इस पे चले जाए, मतलब इस पे चला जाए। तो आप क्या करेंगे, कह रहा है कि कितने डिग्री से इस प्लेन मिरर को रोटेट किया जाए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए, बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और वहां ऑफलाइन में पढ़ाया भी था आपको कि अगर मिरर को, अगर ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर का केस पढ़ाया था कि अगर इसको फिक्स रखेंगे इंसिडेंट रे को, और रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा, जब प्लेन मिरर को अगर थीटा से रोटेट करेंगे तो ये कितने से रोटेट होता था 2 थीटा से, याद है ना। तो अगर इसको ये रिफ्लेक्टेड रे को सीधे करना है तो इसको तो ऐसे रोटेट करना ही पड़ेगा, तो कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, तो ये क्लॉकवाइज में, अगर थीटा से रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगा कि नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ 1 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 2 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे आ रहा है ये सीधे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब अगर प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट करें, थीटा का वैल्यू अगर 1 डिग्री हो जाए तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 डिग्री से हो जाएगा, 2 थीटा था ना, तो 2 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा है कि प्लेन मिरर को कितने डिग्री से रोटेट किया जाए, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, किधर हो जाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये प्रिज्म डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है 2 डिग्री का, यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद प्लेन मिरर का जो केस है जो आपको पढ़ाया भी था वहां पे कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो 2 थीटा से रोटेट होता है, सेंस सेम होता है। अगर इस मिरर को इधर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे जो इधर जा रहा है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन 2 डिग्री करेगा, 2 डिग्री जैसे रोटेट करेगा ये रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यही बोला है कि मिरर को कितने डिग्री से रोटेट किया जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे क्या है हॉरिजॉन्टल, बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो मिरर को आपको 1 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री से रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आपसे मिरर पूछा हुआ है तो कितने से रोटेट करेंगे 1 डिग्री से रोटेट आपको करेंगे, ओके। तो इसको मिटा दूं नवनीत, यस सर, ओके यस चल। मिटा दीजिए।
अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप लोग बताना, खूब आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मिरर का भी ऐड कर देता है प्रिज्म के साथ। इसे थोड़ा फोटो आप लोग को बाद में मैं सेंड भी कर दूंगा, ऐसे फोटो है, कह रहा है एक ये रे आ रही है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे है कि ये एक होरिजेंटल ऐसे आ रहा है रे, ऐसे, ओके, और यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, और ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। अब मैं पूछता हूं, पढ़ाया भी हूं, तो ये प्लेन मिरर है, ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, तो इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, बताओ तो। ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री होगा, तो इधर 60 डिग्री से ऐसे नहीं चला जाएगा, ऐसे ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री होगा। लेकिन ये जो 30 डिग्री दिया है, ये ग्लांसिंग एंगल है, कौन सा एंगल है, ग्लांसिंग एंगल है, तो ये आपका आई का वैल्यू होता है उतना ही आर का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये रे ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जब ये रे इधर आ रहा है तो ऐसे दिया हुआ था शायद, ऐसे दिया हुआ है आपको कि ये थीन प्रिज्म है, ये एंगल दिया हुआ है आपको 6 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिज्म पर पड़ रहा है, ये थीन प्रिज्म है, ये थीन प्रिज्म है, इस पे पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली आ रही है, तो ये सीधे निकल जाएगी, यहां पर आके टकराएगी, टकराने के बाद ये देखो, ये परपेंडिकुलर आपको है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो परपेंडिकुलर से दूर भागेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि फाइंड द नेट डेविएशन प्रोड्यूस, नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब रे जाना चाहिए था इधर और फाइनली जाने लगी इधर, तो कितने कितने का डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है, ये बताना है आपको, ओके, कि फाइंड द नेट डेविएशन प्रोड्यूस इन द इंसिडेंट रे फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर, है ना, और टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ मटेरियल इज 2, म्यू का वैल्यू, इसका म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बताता हूं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे है, यहां पर नॉर्मली पड़ी, मतलब इस प्रिज्म कुछ डेविएशन प्रोड्यूस कर देगा, और रे फाइनली इधर जाने लगेगी, तो नेट डेविएशन पूछा है, तो एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये प्रिज्म एक बार डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेंस भी आपको देखना है, सेंस मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये देखो रे, आप लोग ये प्लेन मिरर का पहले केस देखो, प्लेन मिरर पढ़ चुके हो कि डेविएशन, प्लेन मिरर सिंगल अगर रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस करता है, 180 डिग्री माइनस 2i, या ग्लांसिंग एंगल के ग्लांसिंग एंगल अगर दिया है तो 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है ना, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 60 डिग्री डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, या 180 डिग्री माइनस 2i करते हैं, यहाँ 60 डिग्री है तो 180 में से 180 में से 120 घटा लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये जो प्लेन मिरर है 60 डिग्री का डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इधर जाना चाहिए था और रे इधर जाने लगी, मतलब ये जो डेविएशन है इसको डेल 1 बोल दे रहा हूं, कितना हो जाएगा आपका, बोलो तो 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, मतलब प्लेन मिरर जो डेविएशन जाना चाहिए था इधर, रे जाने लगी इधर, तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस हो गया, डेल 1 का वैल्यू 60 डिग्री है, कितना है 60, ये देखो ना, ये 60 ये 60, तो ये भी 60, यहां से यहां तक 100, और फॉर्मूला भी है, तो 60 डिग्री का डेविएशन प्रोड्यूस ये प्लेन मिरर करेगी, रे जा रहा था इधर, जाने लगा इधर, तो 60 डिग्री तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, अब आकर के इस पे गिरा, तो आप थीन प्रिज्म के केस में ये कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, और याद भी रखना, यहाँ साथ में लिखते चलो, जाना चाहिए इधर, जाने लगा इधर, तो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ना, इधर रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज, है ना, तो ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये डेविएशन, अब रे जा रही थी इधर, और ये प्रिज्म क्या किया, जाने इसको फाइनली इधर जा रहा है, तो ये डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, कितने का डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, तो डेल 2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, और म्यू का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 माइनस 1, और ए का वैल्यू कितना है 6 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोलो तो
6 डिग्री हो जाएगा। और ये देखो जो del 2 का वैल्यू है, ये जो प्रिज्म है इसे क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बताओ ये क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज 54 डिग्री का नहीं हो जाएगा। तो जो नेट डेविएशन होगा डेल, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को घटाएंगे ना, 60 डिग्री में से 6 डिग्री तक कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ये नीट में आया हुआ है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल है। प्लेन मिरर कितना प्रोड्यूस करेगा, ये कितना करेगा, ये क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला कम है, घटा देंगे तो क्लॉकवाइज 54 डिग्री आ जाएगा। नेट डेविएशन पूछा हुआ है। सर तो म्यू किस लिए दिया? क्या चीज, म्यू म्यू किस लिए दिया फिर? हाँ तो म्यू दिया है डेविएशन वहाँ के का फॉर्मूला कल जो बताया था उसके लिए, प्रिज्म डेविएशन तो प्रोड्यूस उसपे करेगा कि नहीं, तो है म्यू ना? को वैल्यू पुट करके मिनिमम डेविएशन से नहीं निकाल सकते हैं? नहीं, नेट डेविएशन पूछा है ना, यहाँ से रे आ रही है, फाइनली इधर जा रही है, तो 2 बार ना, ये पहले यहाँ से इधर जाना चाहिए था, जाने लगी इधर, तो ये तो प्लेन मिरर का है, तो पढ़ चुके हैं 180 डिग्री माइनस 2i है, तो del 1 का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं डेविएशन। नेट डेविएशन पूछा है, 2 बार यहाँ पर हो रहा है चेंजिंग, लाइट रे का डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ del 1 है, यहाँ del 2 है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो घटाएंगे तो 54 डिग्री क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। ओके, गॉट इट, इसको मिटा दूं, चल। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन शुरुआत में बनाया। अब इसमें एक टॉपिक बस रह जाता है, आप लोग भी पढ़ना। एक होता है जो कल मैं बताया भी था, लेंस सर, टोटल, लेंस। सब पढ़ाएंगे राहुल, अभी प्रिंट चल रहा है। चलो ठीक। ठीक सर, ठीक। तो एक इसमें रह गया है, कल एक क्वेश्चन भी किए थे, जो प्रिज्म में जो कल वाला जो क्वेश्चन था ना, जिसमें वाटर में एक प्रिज्म को रखा जा रहा है ना, वहां से ग्रेटर देन 8/9 जो आंसर आ रहा था साइन थीटा का वैल्यू, है ना, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, और जो पहले पढ़ भी चुके हैं, अब प्रिज्म के केस में उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसका जो लास्ट वाइज, इसका जो मेन पॉइंट है वही पूछ देता है, आपके आईआईटी में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है। तो मेन पॉइंट क्या होता है, पहले लिख भी दे रहा हूं, कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, है ना, इमर्जिंग जो रे है वो बाहर नहीं जाता है ना, उसका कंडीशन है ना। और ये आप लोग बुक में भी देखते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो थीम होता है, जो प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 2θc। और ये डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है कि किसी प्रिज्म से लाइट बाहर नहीं निकल रही है, तो जो ए का वैल्यू होगा लेस देन 2θc होगा, ग्रेटर देन 2θc होगा, क्या होगा, है ना। तो ये आता है, तो ये याद करना रहता है, इसको मैं क्वेश्चन के तौर पर बना दे रहा हूं, उसको देखना आप, ठीक है। तो ये आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी प्रिज्म से अगर लाइट को पास करा रहे हैं, तो फाइनली लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं निकलती है, उसका कंडीशन होता है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2θc है। अब यहाँ θc क्या है, पहले पढ़ चुके हैं, θc है क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल है। ओके, इसका मतलब एक बार दिया भी था, ऐसे भी रिलेशनशिप से भी, कि θc का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, है ना, कि अगर प्रिज्म से लाइट रे बाहर नहीं निकल रही है तब। ओके, तो ये कभी कभी पूछ देता है, इसको हम क्वेश्चन के तौर पर बना दे रहा हूं, आप लोग देखना, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूं अभी। चलो, तो खूब अच्छा से देखना, इसको थ्योरी ही टाइप का है हल्का सा।
ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और आप जानते हैं ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये एंगल ऑफ जो प्रिज्म होता है, इसे जो दो सरफेस होता है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ये बेस होता है। ओके, तो कह रहा है ये ए बी पे लाइट आके गिर रही है और एसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर नहीं जा रही है। दो केस, एक केस पढ़ा भी चुका हूं कि इसके सरफेस से जाए या एक बार यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। लाइट रे एक बार यहाँ पर गिरने के बाद ऐसे जाए, ये केस पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी बनाया था जिसमें √7/3 जो म्यू दिया हुआ था ना, एक क्वेश्चन किए थे। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें I2 का वैल्यू 90 डिग्री हो। ओके, लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर लाइट टकराने के बाद ये सरफेस से नहीं जाकर के यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब ऐसे आ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये दो ही केस होता है कि सरफेस से होते हुए जाए, ये केस पढ़ चुके हैं। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, उसका केस पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसको अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं। अब देखो, ये ए बी है, ये ए सी है, लाइट इधर से आएगी और इस सरफेस से बाहर नहीं जा रही है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ऐसे लाइट आई, ये परपेंडिकुलर है, इसको आप I1 बोलते हैं। ठीक है, रेडर से डेंसर में जा रही है तो परपेंडिकुलर के टू गार्ड हो जाएगी, इसको आप R1 बोलते हैं। इस पे आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो डेंसर से रेडर में जाएगी तो दूर जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये रे सरफेस से भी नहीं जा रही है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। जो भी है, जितना ये R2 बोलते हैं ना इसको, उतना ही एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। और इधर का तो अभी कंसेप्ट छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। तो रे बाहर नहीं जा रही है, एसी जो सरफेस है इससे बाहर नहीं जा रही है, उस केस में बोला जाता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म का जो वैल्यू आता है ग्रेटर देन 2θc होगा। ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है, याद भी रखना, और मैं बना भी दे रहा हूं क्वेश्चन के तौर पर। ओके, अब चलो, तो इसमें जो मेन चीज है, ये ध्यान देने की बात है कि लाइट रे इधर से आ रही है, लाइट रे इधर से आ रही है। तो बोला जाता है, ये जब कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो मेन क्राइटेरिया होता है कि I1 का वैल्यू मैक्सिमम हमको लेना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो, उसके लिए I1 का वैल्यू मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है, I1 का वैल्यू मैक्सिमम लेना है। और I1 का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो R1 का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि रेडर से डेंसर में जा रही है तो थोड़ा सा एंगल इससे तो कम होगा I1 से R1, लेकिन मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एक जानते हैं R1 + R2 = A। अगर R1 का वैल्यू मैक्सिमम आपका होगा तो R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी ना दोनों को जोड़ करके A के बराबर होगा। ओके, इससे पता चल रहा है। और I1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे 90 डिग्री हो सकता है। मतलब I1 का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, आपको 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आता है। मतलब ये जो रे है बाहर नहीं निकलेगी, मतलब I1 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यही मेन पॉइंट है। और I1 का मैक्सिमम वैल्यू परपेंडिकुलर से 90 डिग्री हो सकता है। क्या हो सकता है, 90 डिग्री। 10 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ। तो I1 का वैल्यू 90 डिग्री होगा मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम होगा तो R1 भी मैक्सिमम होगा, R1 मैक्सिमम होगा तो R2 मिनिमम होगा, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो A के बराबर आता है। ओके, तो अब चलो, यहां पर तो आप स्नेल्स लॉ लगा ही सकते हैं, क्योंकि लाइट रे रेडर से डेंसर में जा रही है, तो इस पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो इधर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो μ1 साइन ये क्या होगा, यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा कि नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग टारगेट में है तो 90 डिग्री। और μ2 साइन ये क्या हो जाएगा, यहाँ R1 मैक्स लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपको, ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1/μ इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन R1 मैक्स हो जाएगा आपका। ओके, तो याद रखना, ये साइन R1 मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/μ आ गया। कितना आ गया, 1/μ आ गया। ठीक, 1/μ आ गया। और 1/μ आपको भी पता है कि लाइट रे डेंसर से अगर रेयर में जा रही है तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को तो हम लोग साइन सी भी बोलते हैं। मतलब साइन सी का वैल्यू, साइन सी को यहाँ θc से बोला गया है,
थीटा सी बोल दे रहे हैं। और सिंपल सी बात है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जब डेंसर से रेयर में जाती है। मतलब R2 का जो वैल्यू है वो थीटा सी के बराबर होगा। क्या होगा? थीटा सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यही तो एंगल है आपका, यही तो थीटा सी के बराबर होगा। ओके, तो अब बताओ, यहां पर देखते हैं आपका 1/1 म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन थीटा सी, और इधर कितने के बराबर है बोलो तुम? साइन R1 मैक्स हो जाएगा। तो साइन साइन हटाएंगे तो R1 मैक्स का वैल्यू कितना हो गया बोलो? R1 मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी हटा दे रहा हूं इसको। R1 मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा सी के बराबर होगा। मतलब इसका भी वैल्यू, R1 मैक्सिमम का वैल्यू कितना है? थीटा सी है। कितना है? थीटा सी है। अब बताओ R1 मैक्सिमम का वैल्यू थीटा सी, तो R2 मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा? मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? A माइनस थीटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A माइनस थीटा सी। और आपको भी पता है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर R2 है ना, R2 क्या होना चाहिए? फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? जो R2 यहाँ पर मिनिमम है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन सी। सी मतलब थीटा सी। दोनों साइड में साइन ले लीजिए, तो साइन R2 मिनिमम ये क्या हो गया? या यहाँ पर डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, R2 मिनिमम का वैल्यू तो पता ही है, A माइनस थीटा सी। ओके, ग्रेटर देन यहाँ थीटा सी, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तुम? A का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 2 थीटा सी हो जाएगा। चलो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। कहा जाता है इधर से रे आ रही है और AC जो सरफेस है इससे बाहर नहीं जा रही है, मतलब इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बोला जाता है कि I1 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। I1 का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री होगा। और जब ये ज्यादा है तो R1 सिंपली सी बात है ज्यादा होगा, थोड़ा टिल्ड होगा परपेंडिकुलर के टुवर्ड ऐसे, तभी R1 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो R1 का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो R2 का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। और यहीं पर तो आकर के स्ट्राइक कर रही है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, और ये R2 का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होगा, तभी ना जाकर के यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। चलिए, तो यहाँ पर पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो ये लगाया तो 1/μ इज इक्वल टू साइन R1 मैक्स आया, और इसके जगह हम लोग साइन थीटा सी लिख देते हैं, तो R1 मैक्स का वैल्यू थीटा सी आ रहा है। तो R1 मैक्स का वैल्यू थीटा सी है, तो R2 मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? A माइनस थीटा सी होगा। और यहाँ पर बस अब देखना है आपको इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, R2 का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, तो R2 मीन का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी, और R2 मीन के जगह A माइनस थीटा सी है ग्रेटर देन थीटा सी, तो A का वैल्यू क्या आ गया? ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि लाइट रे बाहर नहीं निकल रही है तो उसका क्या होता है आपका कंसेप्ट, और डायरेक्ट ये याद भी रखना। आपको ये नहीं पूछेगा, जनरली ये पूछेगा, पढ़ते भी हैं तो ये सब आप जानते भी हैं। ठीक है, तो दो चीज इसमें याद रखना है, एक ये याद रखना, और I1 का वैल्यू मैक्सिमम होता है तभी ये जाकर के सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद का सब आप जानते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है सर।